वेलकम टू पीसी मेकर। दोस्तों आज है 20 नवंबर 2021 और 20 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाने का नाम जीआई टैग में किस नाम से होगा। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिथिला मखाना इस प्रश्न का राइट आंसर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आप लोग यहाँ से याद रखिएगा और कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों को लिखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूँ कि अगर आप कहीं बिहार में ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर बुक स्टोर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में आपको ऑनलाइन बुक परचेज करना होता है। तो आज जो मैं जिस ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस ऐप का नाम है एबीसी जोन। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से जो भी बुक आपको परचेज करना है तमाम बुक को वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और सैंपल के तौर पे यहाँ पे हमने कुछ बुक का कवर पेज को ऐड किया है। आप ये सारे बुक को इस ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ से आपकी जो डिलीवरी होगी ये फास्टेस्ट होगी और आपको ये भी ध्यान रखना जिस प्रकार से स्विगी जोमेटो वगैरह है जहाँ से आप खाना ऑर्डर करते हैं तो उसी प्रकार से ये डेडिकेटेड ऐप है जो कि मतलब कर सकते हैं स्टूडेंट पर ही केंद्रित है। यहाँ से बुक वगैरह परचेज किया जा सकता है। तो जो लोग ऑनलाइन बुक परचेज करना चाहते हैं तमाम बुक यहाँ पर आपको लगभग सभी बुक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो इस ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप वहां पर जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ प्ले स्टोर पर भी जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो आज का यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकलबॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम को हराकर इस खिताब पर बिहार ने अपना कब्जा किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि खेल की दुनिया में अब बिहार भी अपना नाम रोशन कर रहा है। जैसे कि हाल ही में अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हुआ, तो ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बिहार के खिलाड़ियों ने देश के लिए कई पदक जीते। इनमें जो प्रमुख नाम है ये प्रमोद भगत हैं, शरद कुमार हैं। ये कुछ प्रमुख मतलब कह सकते हैं खिलाड़ियों की सूची है जो बिहार से संबंधित है और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए मेडल अपने नाम किया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इसी प्रकार हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकलबॉल प्रतियोगिता में बिहार ने सिक्किम को हराकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। देखिए आज की इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, एवरेज जो है उससे आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, मतलब मुझे फीवर वाला फील आ रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कटौती किया है एक्सप्लेनेशन में, तो आज भर आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनिसेफ की मदद से अभी हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 12 फिल्में तैयार की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बेटियों को सुरक्षित करने के या फिर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ के साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की हैं और ये 12 जो फिल्में ये शॉर्ट फिल्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है इन 12 फिल्मों में 4 फिल्में बेटियों को जागरूक करने एवं 8 फिल्में उनके आत्मरक्षा के लिए दिखाए जाएंगे, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा ये फिल्में लगभग 15 से 20 मिनट की होगी जो कि शॉर्ट मूवी की श्रेणी में है और ये फिल्में एक साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में दिखाई जाएगी, यानी कि राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों में ये मतलब एक साथ दिखाई जाएगी, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इससे एक साथ लगभग कह सकते हैं 15 लाख से अधिक छात्राएं मतलब कि लाभान्वित होगी, छात्र छात्राएं लाभान्वित होगी, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ के साथ मिलकर यह पहल को शुरू की है और इसके तहत 12 फिल्में तैयार की गई है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना टू कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पटना कोलकाता के बीच बनेगा और इसकी घोषणा भी हाल ही में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के द्वारा हाल ही में किया गया है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में बिहार राज्य पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, जिनके द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा हुआ है जो कि पटना से कोलकाता के बीच बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने
एक्चुअली में यहाँ पे मे नहीं बल्कि यहाँ पे ने होना चाहिए। तो किस स्पेस एजेंसी ने लेजर संदेश वाले सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है? ये बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चे में है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अगले महीने 4 दिसंबर को एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जो कि संचार के तरीकों को बदल देगा। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, यह सैटेलाइट रेडियो फ्रीक्वेंसी के बजाय लेजर आधारित डाटा कम्युनिकेशन पर काम करेगा। जो परंपरागत तरीके से हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से संचार का माध्यम होता है, तो इसके बदले यहाँ पर कह सकते हैं लेजर आधारित डाटा कम्युनिकेशन होगा, जो अभी हाल ही में ये मतलब कि लॉन्च किया जाएगा इस सैटेलाइट को इसरो नासा के द्वारा। अमेरिकी अंतरिक्ष है नासा, तो उसके द्वारा अभी हाल ही में ये लॉन्च किया जाएगा 4 दिसंबर 2021 को, ये घोषणा हो चुका है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि नासा के इस मिशन का नाम है लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमोन्स्ट्रेशन, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में कुछ और चीज़ों को ऐड किया कि इस सैटेलाइट में डाटा को लेजर के जरिए धरती पर भेजा जाएगा, जिसे लेजर के जरिए ही रिसीव भी किया जाएगा, और इससे समय की बचत होगी क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित संचार में डाटा के खराब होने और देरी से मिलने की संभावना बनी रहती है, जबकि लेजर के साथ ऐसा नहीं होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में ये मतलब कि लॉन्च किया जाएगा 4 दिसंबर को। और यहाँ पर इस लेजर सैटेलाइट से संबंधित और भी कई सारे फैक्ट हैं जो कि मैंने पेड वाले पीडीएफ में ऑलरेडी डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे जगह का अभाव था, तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को ऐड नहीं कर पाया। अब यहाँ पर हम चलेंगे 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? यानी कि विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जेनेवा में आयोजित किया जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक, यानी कि 2 दिसंबर 2021 तक विश्व व्यापार संगठन के 20वें मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन प्रस्तावित है, और यहीं पर ये आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ये 12वां संस्करण है मंत्री स्तरीय बैठक का। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इसमें विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। एक पॉइंट और बता दूं कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए, यानी कि बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम को देखते हुए जो हमने प्रैक्टिस सीरीज चलाया था, तो इसके तहत 44 सेट पूरा हो चुका है। अब ये अगला 45वां प्रैक्टिस सेट आपको अगले संडे को बीपीएससी मेकर ऐप और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। और जो लोग अभी तक से ज्वाइन नहीं किए हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहां से इसका मेंबरशिप ले सकते हैं। और एक बात यहाँ पर ये बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर अगर मैं अभी मतलब मेंबरशिप लेता हूँ तो प्रीवियस सेट मुझे मिलेंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि सारे के सारे सेट आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का क्या स्थान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का जो स्थान है ये 82वां स्थान है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत 5 पायदान खिसक कर 82वें स्थान पर आ गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। वर्तमान समय में भारत की जो रैंकिंग है ये 82वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की अगर बात करें 2020 की, तो पिछले साल भारत 77वें स्थान पर था। ये भी आपको ध्यान रखना, भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष 77वें स्थान पर थी, जो कि इस वर्ष 5 पायदान खिसक करके 82वें स्थान पर पहुंच गया है। अब यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इस वर्ष के आंकड़ों के अनुसार उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया में सबसे अधिक व्यावसायिक रिश्वतखोरी का जोखिम है, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में सबसे कम जोखिम है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इस सूची में भारत की जो रैंकिंग है 2021 में ये 82वां स्थान है, ये याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न हाल ही में किसके द्वारा लिखित अनशैकलिंग इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है, और वो विकल्प है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोच। तो इस आधार पर जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में छोटी सी जानकारी दे दूं कि अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोच द्वारा लिखित अनशैकलिंग इंडिया हाई ट्रूथ एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इसके मतलब कि अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोच इसके लेखक हैं। इस पुस्तक का नाम याद रखिए, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न हाल ही में किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है? ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के करवल खीरी में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के करवल खीरी में
341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के बारे में हमने कुछ और पॉइंट को ऐड किया है, आप अगले पॉइंट पे यहाँ पर देख सकते हैं। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH पर स्थित चौधसराय लखनऊ से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित हैदरिया गांव पर समाप्त होता है। ये आपको यहाँ से देखना, बिहार की सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व ही ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कि NH 31 पर स्थित हैदरिया गांव पर समाप्त होता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार ऑडिट दिवस कब मनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 नवंबर 2021 को पहली बार भारत में ऑडिट दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि 16 नवंबर 2021 को पहली बार ऑडिट दिवस के रूप में मनाया गया है। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि ऑडिट दिवस एक संस्था के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऐतिहासिक उत्पत्ति और पिछले कई वर्षों के शासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता को चिन्हित करने के लिए माना जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ों को याद रखना है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कहाँ पर, किस अनुच्छेद में ये चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में ये चर्चा की गई है, मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अब यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न है कि 16 से 18 नवंबर तक काशी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ये आयोजन हुआ था 16 से 18 नवंबर 2021 को। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाराणसी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि काशी की ऐतिहासिक संस्कृति एवं विरासत का जश्न मनाने के लिए 16 से लेकर के 18 नवंबर तक वाराणसी में काशी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है या फिर किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है इसका आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र में किया गया है। और अगला पॉइंट हमारा यह है कि उत्सव के प्रत्येक दिन के लिए एक अनोखी थीम समर्पित की गई है। पहले दिन की जो थीम थी ये थी काशी के हस्ताक्षर, और दूसरे दिन की जो थीम थी ये कबीर रैदास की वाणी और निर्गुण काशी, तथा तीसरे दिन की जो थीम थी कविता की कहानी काशी की जुबानी, ये तीसरे दिन की थीम थी। तो कुल मिलाकर जो इसका आयोजन हुआ था ये 16, 17 और 18 नवंबर 2021 को किया गया था। और एक पॉइंट आपको याद होगा, यहाँ पे हमने उसे पुनः लिख दिया कि हाल ही में वाराणसी में ही प्रधानमंत्री द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो इस गांव का जो नाम है यह है पोचमपल्ली और ये तेलंगाना का एक गांव है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि पोचमपल्ली के विशेष बुनाई की कला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र के जरिए आत्मनिर्भर भारत के तौर पर विशेष महत्व मिला है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना है या फिर कह सकते हैं एक पहल है वोकल फॉर लोकल। तो इसी मंत्र के जरिए आत्मनिर्भर भारत के तौर पर मतलब इससे मतलब कह सकते हैं कला को एक बेहतर पहचान मिला और महत्व मिला है। अब यहाँ पे हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में विशिष्ट इकत शैली की साड़ियाँ तैयार की जाती है, इसलिए इसे भारत की सिल्क सिटी भी कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है पोचमपल्ली इकत शैली को 2004 में जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक मिला था। और जीआई टैग के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको ऑलरेडी देते आया हूँ। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ पहले पोर्ट होटल का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि इंडियन रेलवे के साथ मिलकर IRCTC ने एक पोर्ट होटल की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को कम कीमत पर मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर ठहरने की सुविधा होगी। और यहाँ पे अगर हम इस पोर्ट होटल की बात करें तो यह पोर्ट होटल कई सारी सुविधाओं से लैस होगा। और ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया पोर्ट होटल अपनी तरह का ये पहला होटल है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है होटल में कई छोटे बिस्तर के आकार के कैप्सूल हैं जिस पर कोई भी शख्स रात भर आराम से ठहर सकता है। तो ये सारे पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार दिसंबर 2021 में बिहार राज्य के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन होगा। कंप्लीट जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे दिया हूं। आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन है ये कम दिया है। कुछ वजह थी जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज फीवर आने वाला है, तो इसी वजह से इसमें कटौती किया गया। तो आप लोग आज भर एडजस्ट कीजिएगा, फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ से आपको चीज़ें बेहतर तरीके से मिलेगी। ठीक है,
तो इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिएगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और साथ साथ जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज चलता है तो इसके माध्यम से भी, मतलब ये सीरीज का पीडीएफ भी पाने के लिए आप वहाँ पर करंट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।